चलिए बेटा बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए तो स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना। आज यहाँ पर टॉपिक है बेटा हमारे पास फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ठीक है बेटा, ओके। जरा चेक करना शुरू करिए। देखिए वैसे फाइनल अकाउंट्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो मेन प्रोविजंस हमें कवर करना है दैट इज रिलेटिंग टू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटा बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम में कुल मिलाकर 2-4 बार क्वेश्चन कोई आया हो तो आया हो, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे हुए हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए भी हैं उसमें कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने सीएस से उठाए हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव में टॉपिक काफी आता है, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमने वहां से पिक किए हुए हैं। ठीक है बेटा, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन टॉपिक है हमारे पास। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आसान सा टॉपिक है बेटा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हम यहां पर देखिए जब कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे यानी ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे तो यहां पर एक खर्चा आएगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के नाम का। तो बात आती है इससे जुड़े प्रोविजंस हम यहां पर कवर करने वाले हैं। प्रोविजन क्यों बनाए गए, क्या बनाए गए, वो दोनों ही चर्चा हम यहां पर करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात तो ये कि सर ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का कॉन्सेप्ट ही क्या है, क्या तो जरूरत पड़ गई इसकी, क्यों सेक्शंस बनाए गए और क्या है इन सेक्शंस में जो इंपॉर्टेंट है। सुनिए बेटा एक बात बताओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को कौन कंट्रोल करता है बेटा? उनकी चाहे सैलरी हो या उनका टाइमिंग्स हो या उनका कंट्रोल करना हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें तो ये जितने भी एम्प्लॉइज हैं बेटा इनको जरा बताओ कौन कंट्रोल करेगा। बेटा ये है एम्प्लॉइज और बेटा ये है इनके बॉस। दे विल डिसाइड कि भाई किसका प्रमोशन होना है, किसको नौकरी पे रखना है, किसको निकालना है, किसकी कितनी तनख्वाह कम होगी या ज्यादा होगी। इनकी भी सैलरी कौन डिसाइड करेगा बेटा? इनका बॉस। और ऐसे ही जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं बेटा वो कौन? वो है बेटा डायरेक्टर्स। अब बात आई कि इन डायरेक्टर्स की सैलरी रेम्यूनरेशन कौन था? सबसे ऊपर है ये तो। सर इनसे भी ऊपर तो कोई हाँ है ना, इनसे ऊपर कौन है बेटा? बताओ झट से, इनसे ऊपर कौन होगा बेटा? इनसे ऊपर हैं ये शेयर होल्डर्स। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या इनकी तनख्वाह तय करने ये आएंगे? आंसर इज नो। ये तो आकर भी नहीं देखते, शेयर होल्डर्स नहीं आते। आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, कभी रिलायंस में जाकर देखोगे कि वहां मीटिंग में क्या हो रहा है? नहीं आते। तो प्रॉब्लम यह है सारी की सारी गवर्निंग पावर डायरेक्टर्स के हाथ में ही है, सारी पावर्स डायरेक्टर्स के हाथ में है। ठीक, परमिशन तो वो क्या करेंगे? वो तो ये करेंगे कि भाई हमारी तनख्वाह 2 लाख रुपया महीना होनी चाहिए, ये 5 लाख रुपए महीना होनी चाहिए। प्रस्ताव रखा शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, यहां कोई आने वाला नहीं है तो वो रिजोल्यूशन अपने आप ही पास हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? तो बेटा ऐसे में अगर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन बहुत ज्यादा इन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने बेनिफिट के लिए, बेटा यहां पर अल्टीमेटली शेयर होल्डर जो जुड़े हुए हैं उनका नुकसान हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। यस। तो ऐसे में कंपनीज एक्ट ने बनाया प्रोविजन रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पब्लिक कंपनी। कोई बताओ
प्राइवेट पर क्यों नहीं? बेटा बड़ी आसान सी बात है, प्राइवेट में तो कुछ ही शेयर होल्डर्स होते हैं, तो दे कैन सी, दे कैन वॉच, दे कैन कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यहां पर पब्लिक कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए संभव नहीं है कि वो कंट्रोल कर पाए शेयर होल्डर्स को, बल्कि ये जो डायरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे शेयर होल्डर्स में, तो इन्हीं का नाम लिखा हुआ है, अपना ही रिजोल्यूशन बनाकर देंगे कि डायरेक्टर्स की तनख्वाह बढ़नी चाहिए और खुद ही उसे पास कर देंगे, क्योंकि जनरल पब्लिक जो शेयर होल्डर की कैटेगरी में है वो तो आएगी नहीं मीटिंग में। तो बेटा इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम प्रोविजन लेकर आए, किसका? डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन का या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अच्छा बताओ जरा इस प्रोविजन में क्या होगा, हम क्या बताने वाले हैं? हम बताएंगे कि रेम्यूनरेशन मैक्सिमम कितनी मिलनी चाहिए। भाई जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस होगी आपकी, यानी जितने ज्यादा प्रॉफिट कमा के बताओगे उतना ही ज्यादा आपका रेम्यूनरेशन। लॉजिकली समझ में आती है बात, क्या नहीं आती है? हां सर। तो कंपनीज एक्ट ने यहां पर सेक्शन बनाया और उसमें परसेंटेज स्पेसिफाई की कि मैनेजरियल डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन कैन नॉट एक्सीड द फॉलोइंग परसेंटेजेस। अलग अलग सिचुएशन में ये परसेंटेज मैक्सिमम है, दिस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप विड्रॉ कर पाएंगे, प्रॉफिट दे पाएंगे मैनेजर्स को, उसके ऊपर आप डायरेक्टर्स को सैलरी रेम्यूनरेशन नहीं दे पाएंगे। शिकंजा कसा कि भाई ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला तनख्वाह 2 लाख होनी चाहिए, रेजोल्यूशन डाला कि जी हाँ हामी भरो फटाफट से, यहां कोई है ही नहीं, जो कुछ है वो यही लोग बैठे हुए, पास हो गया। फिर बोला जी 5 लाख कर दो, कंपनी घाटे में जा रही है, कोई बात नहीं जाने दो, क्या फर्क पड़ना है इनको, डिविडेंड ही तो नहीं मिलेगा, इनकी तो जेब भर रही है। बेटा जनरल पब्लिक जिसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसका बना दिया गया पागल। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? जल्दी बोलो। तो यहां पर प्रोविजन लाए अब कंपनीज एक्ट में रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सेक्शन बनाया ही क्यों गया। अब बात आती है कि लिमिट्स क्या क्या हैं यहां पर, व्हाट आर द डिफरेंट लिमिट्स। सो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो भी हम पढ़ने वाले हैं, दैट एवरीथिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द, जल्दी बोलो बेटा, ओनली फॉर द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, ठीक। पढ़िए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है इन केस ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका, बात बताऊंगा। अगर प्रॉफिट्स है तो सुनिए, केसेस परसेंटेज कितनी अलाउड है, यहां लिखा हुआ है बेटा, कहां गया ये रहा, सुनिए। ओवरऑल डायरेक्ट, ओवरऑल डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। भाई साहब जितने चाहे मर्जी डायरेक्टर आप रख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ शायद होल टाइम होंगे, कुछ पार्ट टाइम होंगे, कितने भी हो मुझे नहीं मालूम कितने डायरेक्टर्स हैं। ये देखो बेटा, मेरी कंपनी में कंपनीज एक्ट ने कहा कितने भी डायरेक्टर्स हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप जितने चाहे मर्जी डायरेक्टर्स रख लीजिए, लेकिन सबकी रेम्यूनरेशन मिलाकर बेटा कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। 11% से अधिक नहीं हो पाएगी। हां, किसको 2 देना है, किसको 1 देना है, किसको 5 देने हैं, दैट इज योर इंटरनल मैटर। वो जिसकी परफॉर्मेंस जैसी है उसके मुताबिक बांट देना, लेकिन टोटल डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पीएनएल में 11% ऑफ द प्रॉफिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बेटा क्लियर है? क्लियर है। सो दैट इज द ओवरऑल लिमिट। लेकिन अगर एक ही होल टाइम डायरेक्टर हो, WTD इज 1
होल टाइम डायरेक्टर, तो बेटा अलाउड है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आप दे पाएंगे। लेकिन अगर बेटा मोर देन 1 होल टाइम डायरेक्टर है तो दे पाएंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। बेटा एक क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? आओ देखते हैं। बेटा ये सारे के सारे मान लेते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, ये सारे मेरी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर्स हैं। एक को मैक्सिमम कितना दे पाओगे जल्दी बोलो? सर इसको दे पाएंगे 5, इसको कितना 5, मैक्सिमम 5, 5 5 5 5 5। बेटा कुल मिलाकर जरा बताना कितना हो गया? कुल मिलाकर हो गया 25%, लेकिन कैन नॉट एक्सीड 11%। तो बेटा मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितनी दे पाएंगे? बोलो बेटा 11%। गलत है, गलत है, गलत है। समझो ये तो ओवरऑल है, लेकिन अगर होल टाइम डायरेक्टर्स भी एक से देखें तो भी बेटा मैक्सिमम कितनी दे पाओगे? मैक्सिमम इज 10% ऑफ द प्रॉफिट्स। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? फिर सुनो, यहां पर फिर सुनो। अगर मेरे पास ओवरऑल लिमिट तो दिमाग में रखोगे ही रखोगे आप, कोई डाउट ही नहीं है, एक ही डायरेक्टर है बेटा, एक ही डायरेक्टर है, ये है बेटा होल टाइम डायरेक्टर। कितना मिल सकता है मैक्सिमम? 5%। तो कितना दिलवा दोगे? बेटा 5% दिलवा देंगे। ये देखो बेटा 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं, 2 होल टाइम डायरेक्टर, कितना एलिजिबिलिटी है? एक को मैक्सिमम 5%, 2 की कितनी हो गई बेटा? 10%। ठीक है क्या? दे सकते हैं। लेकिन अगर बेटा अगर 3 डायरेक्टर्स हैं, तीनों ही होल टाइम हैं, तीनों ही होल टाइम है बेटा, अब बताओ सर 5 5 5 मिलाकर कितना हो गया? 15। लेकिन मैक्सिमम कितना अलाउड है? बेटा होल टाइम के लिए मैक्सिमम 10% अलाउड है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। बोलो बेटा क्लियर है बात? चलो अगला लिखो। हमारे पास कुछ होते हैं बेटा मैनेजर्स। सर ये मैनेजर्स कौन है, कौन से वाले? बेटा नोटिफाइड बाय आरओसी। वैसे मेरी कंपनी में मैनेजर्स तो बहुत सारे हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और न जाने कौन कौन से, लेकिन जिनका नाम मैंने आरओसी में दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कंपनी में कोई भी घोटाला होगा तो बेटा किसे पकड़ के ले जाएंगे? जो नोटिफाइड मैनेजर जिसका नाम दर्ज है, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो उसे कहते हैं मैनेजर्स नोटिफाइड, नोटिफाइड मैनेजर्स नोटिफाइड विद आरओसी, नोटिफाइड विद आरओसी, विद है ये, नोटिफाइड विद आरओसी। और अगर ऐसे मैनेजर्स हैं तो इनको दे पाएंगे 1% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, इनको दे पाएंगे 1% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। फिर चेक करिए दोबारा से, ये लो जी, ये लो, बताना बेटा। ये तो हो गए 2 होल टाइम डायरेक्टर्स, ये हो गए 2 मैनेजर्स। कितनी दे पाएंगे? 5% होल टाइम, 5% होल टाइम, 1% मैनेजर, 1% मैनेजर। कुल मिलाकर कितना हो गया जल्दी बताओ? 5 10 11 12। बेटा 12% नहीं, मैक्सिमम लिमिट कितनी है बेटा? 11% की। क्लियर है बात कि नहीं है? जल्दी बोलो। मैनेजर्स को मिल पाएंगे 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। लिखिए इसके बाद
पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, पीटीडी, ये क्या था, डब्ल्यूटीडी, होल टाइम डायरेक्टर्स, ये थे बेटा होल टाइम। एक होता है पार्ट टाइम, यानी और भी कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं और मेरी कंपनी में भी डायरेक्टर हैं। ऑब्वियस सी बात है, कम मेहनत करते होंगे कम परसेंटेज रहेगी। देखो होल टाइम डायरेक्टर्स, अगर विदाउट होल टाइम है पार्ट टाइम, विदाउट होल टाइम और विद होल टाइम डायरेक्टर्स, मुझे बताओ किसमें जिम्मेदारी ज्यादा होगी, विदाउट होल टाइम में या विद होल टाइम में? भाई मेरी कंपनी के पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं और कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो इस केस में 3% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। और अगर होल टाइम भी है पार्ट टाइम भी है, कम जिम्मेदारी रहेगी, कम कमीशन, कम रेम्युनरेशन, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैं चाहूंगा पहले फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, आप करिए नोट, ये परसेंटेजेस नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं। इफ द कंपनी इज गोइंग इन प्रॉफिट्स, सर कंपनी अगर घाटे में आ जाए तो क्या? बेटा बाद में बात करेंगे अभी उसकी। अगर कंपनी मुनाफा कमा रही है, इफ अ कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो ऐसा नहीं है कि जितना चाहे मर्जी आप डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन दे पाएंगे, नहीं, देयर इज अ लिमिट फिक्स्ड ऑन द मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन पेड टू एनी ऑफ द डायरेक्टर। कुछ भी कर लो, होल टाइम पार्ट टाइम कोई से भी हो, मैनेजर्स नोटिफाइड, सबकी मिलाकर 11% से ऊपर तो जाएगी ही नहीं। सिर्फ होल टाइम है तो मैक्सिमम 10%। हां, अगर पार्ट टाइम भी है, सॉरी अगर एक ही है तो 5%, एक से अधिक है तो सबकी मिलाकर 10%। क्लियर? मैनेजर्स नोटिफाइड विद आरओसी, मैंने जिनका नाम दर्ज कराया हुआ है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, नोट भी करते रहो, मैक्सिमम 1%। और बेटा अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं तो उनकी रेम्युनरेशन कितनी होगी, यह निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि वो अकेले काम कर रहे हैं या होल टाइम के साथ काम कर रहे हैं। अगर वो अकेले काम कर रहे हैं, लो बेटा लिख दिया मैंने, विदाउट होल टाइम का मतलब क्या हुआ, अकेले, और बेटा विद होल टाइम का मतलब क्या हुआ, साथ में। वो दूसरे डायरेक्टर्स हैं होल टाइम वाले, उनके साथ में हैं। अगर साथ में है, साथ मिला हुआ है, तो बर्डन ज्यादा कम होगा, कम परसेंटेज। अगर अकेले काम कर रहे हैं तो बर्डन ज्यादा है, ज्यादा परसेंटेज। और बेटा ऑब्वियस सी बात है, होल टाइम से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, होल टाइम 5% है तो विदाउट होल तो पार्ट टाइम वालों की 3% रखी मैंने स्टैंड अलोन। परसेंटेजेस याद रखने के लिए बता रहा हूं बात ये मैं आपको, इससे कुछ परसेंटेजेस याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा कि ठीक है भाई ऐसी सिचुएशन में ये परसेंटेज लागू होती हैं। बेटा आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब मुद्दा ये आता है अगला इसमें कि सर ये आपने बोला 3% ऑफ प्रॉफिट, 1% ऑफ प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हैं ये प्रॉफिट कौन से वाले लेने हैं, ये प्रॉफिट कौन से वाले प्रॉफिट लेने हैं? तो बेटा हमारे पास सेक्शन 198 है कंपनीज एक्ट 2013 का, सेक्शन नंबर 198 वो सिखाएगा मेरे को हाउ टू कंप्यूट द प्रॉफिट, हाउ टू डिटरमिन द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन निकालने के लिए प्रॉफिट जो चाहिए, लिखा है ना आपने, देखो बार बार ये लिखा हुआ है आपने, ये देखो ये लिखा हुआ है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अरे भाई ये नेट प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? क्या ये ऑर्डिनरी वाले हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, फाइनेंस वाले हैं, कौन से हैं? तो कंपनीज एक्ट का नहीं, हम कोई से नहीं मानने के, हम खुद बताएंगे आपको कि कौन से वाले प्रॉफिट आपको यूज करने हैं।
हाउ टू कैलकुलेट दोस प्रॉफिट? डालिए हेडिंग बेटा फटाफट से, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198। लिखो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 198 for the purpose of calculating directors remuneration। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन निकालने के लिए जो प्रॉफिट चाहिए उसका तरीका क्या है बेटा? वो सेक्शन कौन से में लिखा हुआ है? 198 में। पहले 256 सेक्शन था इसका, पहले जो सेक्शन था वो 256 था, सॉरी 349, सॉरी 349 था पहले पुराने कंपनीज एक्ट में। चलो खैर, हमें तो 198 से मतलब है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? लिखें बेटा, सबसे पहले बताइए आपके प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं? करंट ईयर प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? कैरिड फॉरवर्ड माइनस ब्रॉट फॉरवर्ड। भैया आपने पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस कितना निकाला माइनस पिछले साल से कितना चलता आ रहा था, ये आ जाएगा करंट ईयर प्रॉफिट। इसमें बेटा सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस ऐड कर दीजिए, जैसे ऐड कर दें जनरल रिजर्व, ऐड कर दीजिए इसमें अदर एप्रोप्रिएशन, तो मिल जाएगा आपको प्रॉफिट पीएटी। ठीक है बेटा। और जब इसमें दोबारा से ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो मिल जाएगा पीबीटी। सर ये पीएटी क्या होता है? हाँ नलायक, बस यही पूछना बाकी रह गया था, पीएटी क्या होता है? बेटा मोहल्ले के कुत्ते का नाम है पीएटी, और उसी के साथ घूमता दूसरा कुत्ता, उसका नाम पीबीटी। नलायक, पीएटी पीबीटी पूछ रहे हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नलायक, नोट करो बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा क्लियर है बात? जल्दी बोलो बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लोगे? हो सकता है सीधा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दिया हो कि दीज आर द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। आसान है फिर तो, वही पकड़ लेना, जरूरत ही नहीं है। हाँ अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो तो ऐड कर देना, या आपको बिल्कुल फाइनल प्रॉफिट दिया हो तो एप्रोप्रिएशन से ऐड करके यहां तक पहुंचना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये तो हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद बेटा कंपनीज एक्ट कहता है कि ना आप क्या करें, आपने कुछ डेप्रीसिएशन लगाया होगा, ऐड कर दीजिए डेप्रीसिएशन चार्ज्ड, और माइनस करिए डेप्रीसिएशन एज पर एक्ट, एज पर लॉ कर दीजिए। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? समझो यहां पर ये मेरे पास पीएनएल है, यहां पर डेप चार्ज किया हुआ है 100 करोड़ का, ठीक है, और डेप्रीसिएशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से 120 करोड़ का है, 120 करोड़ का है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई प्रॉफिट रिकैलकुलेट, आपने जो कर दिया सो कर दिया, सो भूल जाओ। 198 में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के पर्पस से जो प्रॉफिट आएगा उसमें डेप्रीसिएशन कितना वो हम बताएंगे। हो सकता है आपने डेप लगाया ही ना हो। देखो बेटा डायरेक्टर्स ने मक्कारी कर दी। डायरेक्टर्स ने क्या किया, एक्ट के हिसाब से तो इतना डेप बनता था, डेप लगा दिया 50 करोड़ का सिर्फ। होगा क्या बताओ बराबर से? क्या होगा? 70 करोड़ के प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएंगे। जब प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएंगे तो इन प्रॉफिट्स पर ही डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन डिपेंडेंट है, वो बढ़ जाएगी।
तो बेटा तो शिकंजा कसना पड़ेगा। मैंने कहा डेप मैं बताऊंगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन क्या है, कोई कैश एक्सपेंडिचर तो है नहीं, तो इसलिए डेप कितना लगेगा मैं बताऊंगा आपको। आप अपने आप नहीं करोगे, मैं बताऊंगा आपको डेप्रीसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। जो भी लॉ, जो भी सेक्शन कंपनीज एक्ट का बोल रहा है वो। हां अगर ना दे रखा हो तो अलग बात है, अपनी मर्जी से आप डेप नहीं लगाओगे। तो जो लगा रखा है आपने, समझे, नेट प्रॉफिट आ गया 200 करोड़ का। बताना क्या करोगे अब, मैं क्या कर रहा हूं, 200 करोड़ के प्रॉफिट में 50 करोड़ तो ऐड बैक कर दिया, 250 करोड़ ये आ गया प्रॉफिट बिफोर डेट। और अब 120 करोड़ का प्रॉफिट माइनस कर दिया, 130 करोड़ का प्रॉफिट आ गया आपका फॉर कैलकुलेटिंग मैनेजरियल रेमुनरेशन। बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा, और देखो मैं हाथ के अपना पॉइंट सिखाता जा रहा हूं आपको। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर कंपनीज एक्ट नहीं बोला, इसके नीचे लिखेंगे आप, मेरे पास जगह नहीं है। जितने भी आपने प्रोविजंस बनाए हुए हैं ना, हम नहीं मानते। प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस हम नहीं मानते उन्हें। हां जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है आप वो क्लेम कर लो। हो सकता है पता नहीं प्रोविजन क्या, अंदाजे से कुछ भी बना दिया आपने ना, जो एक्चुअल में खर्चा हुआ है हम वो अलाउ करवा देंगे। जो प्रोविजन आपने बनाया वो प्रोविजंस अलाउ नहीं करेंगे। सर जैसे, लो बेटा फिर समझो, जैसे जैसे ये समझो फिर से, मेरे पास P&L है, यहां बनाया हुआ है मैंने प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, लेट्स से 50 करोड़, जबकि रिपेयर्स पर खर्चा आया पूरे साल में, लेट्स से कुछ भी मान लेते कम या ज्यादा 40 करोड़ का। ये कैलकुलेट कर दिया आपने 100 करोड़। तो बेटा बताना जरा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा फॉर सेक्शन 198। इस 100 करोड़ में इसको तो इग्नोर करो, यानी वापस ऐड बैक करो, इसको तो हटाओ यहां से, ये हटाया ही तो है, ऐड बैक किया खर्चा, खर्चा ऐड बैक कर दिया, ये ऐड बैक करो और ये फिर लाकर माइनस करो। क्लियर है बात? प्रोविजंस एस्टिमेशन के बेसिस पर नहीं होगा, एस्टिमेशन नहीं चलेगा, एक्चुअल जो हुआ वो आपको हम अनुमति दे देंगे उस खर्चे को माइनस करने की। और लिखो बेटा ऐसे ही, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं कोई, वो नहीं आएंगे, ऐड बैक करो, वापस रिवर्स करो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, ऐड बैक करो। कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ऐड बैक करो। कोई वॉलेंटरीली पेमेंट है, कोई आपने अपनी मर्जी से पेमेंट कर दी, बेटा एम्प्लॉइज को बोनस दिया, क्या वॉलेंटरी है? नहीं, बोनस एक्ट में लिखा हुआ है देना पड़ेगा। आपने कॉम्पनसेशन दिया, नहीं वॉलेंटरी नहीं है। आपने एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स की, एक्स ग्रेशिया क्या होता है? अपनी मर्जी, टिप देना, खुशी से पेमेंट किया, वो वॉलेंटरी है। डोनेशंस वॉलेंटरी हैं, नहीं अलाउ करेंगे, आपको ऐड बैक रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सिमिलरली और लिखिए बेटा इसमें ही, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन अगर कोई डाल रखी है, ऑब्वियस सी बात है ऐड बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं। डायरेक्टर्स रेमुनरेशन भाई अगर आपने माइनस कर रखी है P&L में से प्रॉफिट निकालते हुए, तो वापस रिवर्स करो उसे, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन करिए नोट फटाफट से। सिमिलरली कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर वैसे तो होता ही नहीं P&L में वो, लेकिन अगर आपने डाल रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे इनकम टैक्स में एक्सपेंडिचर ऑन R&D अलाउड होता है P&L में डालना, अगर आपने वो डाल रखा है हटाओ भाई, वापस ऐड बैक करो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड।
और सिमिलरली कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऐड हो रखा होगा, इसकी बात करूंगा डिटेल में थोड़ी सी अभी, और लेस करेंगे कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैसे आएगा ये आएगा बेटा, जल्दी बताओ कैसे आएगा। सेल प्रोसीड्स लेस, क्या लेस करेंगे इसमें से, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट, ये वाला जो प्रॉफिट है ये डिसअलाउड है। अभी समझाता हूं क्या लिखा है मैंने ये इसके बारे में। और ये आ गया फाइनली अब प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। ये वो प्रॉफिट है जिसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट होगी, जिसके ऊपर परसेंटेज नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है बेटा, छोटा पॉइंट समझेंगे पहले। डायरेक्टर्स ये कैपिटल गेन वाला प्रॉफिट जो है पहले नोट कर लो फटाफट से, हटाऊंगा उसको यहां से। फिर करंट ईयर प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले। जो पीएनएल का बैलेंस है उसमें अगर कोई ओपनिंग बैलेंस भी जुड़ा हुआ है लास्ट ईयर का, हटाइए, क्योंकि डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन आप इसी साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही डायरेक्टर्स को दिलवाएंगे। जितनी भी अप्रोप्रिएशंस हैं नॉट अलाउड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, टैक्स ऐड बैक करिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंच जाएंगे। पीएनएल में उल्टा चल रहे हैं आप, पीएनएल में एक्चुअली में उल्टा चल रहे हैं। जो जो किया हुआ है उसको रिवर्स करते जा रहे हैं। डेप चार्ज किया हुआ था, रिवर्स करो, क्योंकि डेप आना कौन सा है, लॉ के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से। प्रोविजन माइनस किए हुए थे, ऐड बैक करो। कौन से आने हैं, एक्चुअली इनकर्ड जो हैं, इनको साथ ही पढ़ोगे पॉइंट्स को आप। ये पॉइंट साथ पढ़ोगे, ये दोनों भी साथ ही पढ़ने हैं। प्रोविजन ऐड बैक करो और उसकी जगह पर एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड माइनस करो। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वॉलंटरी पेमेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये माइनस कर रखे हैं अगर पीएनएल में आपने, तो वापस रिवर्स करिए। डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन घटा रखी है, ऐड बैक करिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल में आते ही नहीं, तो लिखवाया क्यों है बेटा, हो सकता है इनकम टैक्स कहता है कि एक्सपेंडिचर और आरएनडी आप पीएनएल में डाल दीजिए, तो अगर डला हुआ ऐसा कोई खर्चा तो रिवर्स करिए। और कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है, सुनिए बेटा। हटा रहा हूं से यहां से मैं, देखिए क्या बोल रहा है वो। देखिए कोई बिल्डिंग थी मेरे पास, कॉस्ट ऑफ विच वॉज ₹5 लाख, डेप लगता गया, उसकी WDV बची हुई है 2 लाख रुपए, एंड दिस इज अल्टीमेटली सोल्ड फॉर 5.5 लाख रुपए। 5 लाख की बिल्डिंग जो डेप लग कर 2 लाख की बची हुई थी, यानी कितना डेप लग चुका है आज तक, 3 लाख का। 3 लाख का डेप लग चुका है, 2 लाख की बची हुई थी, एंड नाउ दिस इज सब्सीक्वेंटली सोल्ड फॉर ₹5.5 लाख रुपए। बेटा ये बताओ प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ। प्रॉफिट ऑन सेल हुआ 5.5 में बेची, 2 लाख WDV थी इसकी, आज 3.5 लाख का मुनाफा हुआ। 3.5 लाख का मुनाफा हुआ। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई पूरे 3.5 लाख पर हम आपको अलाउड नहीं करेंगे। देखो यहां पर पीएनएल में आज गेन कितना पड़ा होगा, पीएनएल में बाय प्रॉफिट ऑन सेल 3.5 लाख पड़ा होगा, और ये सारा प्रॉफिट में है, और इस सब पर मैनेजरियल डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन दे रहे हैं। यानी क्या 3.5 लाख पूरा का पूरा डायरेक्टर्स की योगदान के वजह से मुनाफा हुआ, कंपनी चक्कर नहीं, गलत कह रहे हो। देखो जो ऐसा है
कॉस्ट तक का मुनाफा है। ये जो मुनाफा होता है 3.5 लाख रुपए, ये दो तरीके का होता है। या तो होगा रेवेन्यू प्रॉफिट अप टू डेप्थ चार्ज टिल डेट। कितना डेप्थ चार्ज हुआ आज तक का? 3 लाख रुपए। और उसके ऊपर जो है दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। कितना बेटा? 50,000। देखो ना, ओरिजिनली 5 लाख में बिल्डिंग ली थी, आज यूज करने के बाद भी 5.5 में बिक गई। तो भाई साहब, जो कॉस्ट से ऊपर वैल्यू गई उसमें डायरेक्टर्स का कोई योगदान नहीं है। वो तो कैपिटल एप्रिसिएशन, रेट बढ़ गए होंगे प्रॉपर्टी के, वो जो मुनाफा हुआ उसमें डायरेक्टर्स ने क्या झंडे गाड़ दिए? नहीं, कुछ नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया। तो उस 50 को मैंने क्या कर दिया? इस कैपिटल प्रॉफिट को मैंने कर दिया डिसअलाउड। ये तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। हां, रेवेन्यू प्रॉफिट है, इन पर आप मैनेजरियल रेम्युनरेशन ले लीजिए। यानी मुझे क्या करना है समझो। अब वहां आकर देखो पीएनएल में, जब आप इस प्रॉफिट से शुरुआत करें तो बेटा मैंने बताया इसमें 3.5 जुड़े हुए हैं ना, प्रॉफिट में से माइनस कर देना कैपिटल प्रॉफिट। कैसे आएगा ये? कैसे आएगा? सेल प्रोसीड्स मेरे एग्जांपल में देखो 5.5 लाख रुपए माइनस कॉस्ट देखो 5 लाख रुपए, कितना हो गया? 50,000 रुपए माइनस करने। ये 50,000 डिसअलाउड है, इस पर नहीं दूंगा मैं आपको, इस पर मैं मैनेजरियल रेम्युनरेशन आपको नहीं दूंगा। क्लियर है बात बेटा? बोलो फटाफट से। ठीक है, नोट कर लो इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल को ऐसे नोट कर लीजिए, काम आएगा ये क्वेश्चंस करते हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 लाख की बिल्डिंग जो डेप लग लग कर 2 लाख की रह गई थी, टोटल डेप लग गया था, ये लो लिख दिया मैंने इसमें, टोटल डेप लग चुका था 3 लाख का, इज अल्टीमेटली सोल्ड फॉर 5.5। प्रॉफिट कितना हो गया? 5.5 में बेच दी 2 लाख वाली, 3.5 लाख का मुनाफा। इसमें जितना डेप था, कॉस्ट तक का मुनाफा, रेवेन्यू प्रॉफिट, कॉस्ट से ऊपर भी बेच के कुछ मिल गया, कैपिटल प्रॉफिट। इसमें डायरेक्टर्स का कोई योगदान नहीं है, इस वाले प्रॉफिट को यहां से हटाना है। रेवेन्यू प्रॉफिट ठीक है, वो चल जाएगा, उस पर हम दिलवा देंगे। लॉजिक यही है कि भाई बिल्डिंग उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी होगी, तभी तो कॉस्ट तक का पैसा जो मिल रहा है। भाई हमारे से डेप लग चुका था, हमारे हिसाब से तो घिसावट आ चुकी थी, लेकिन फिर भी ज्यादा में बिक रही है, तो भाई अच्छे से मेंटेन करी होगी शायद। लेकिन अगर उससे भी ऊपर बिक रही है तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन है, प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन है, उसमें डायरेक्टर्स का कोई योगदान नहीं है। बेटा ये एग्जाम्पल नोट करो फटाफट से। बेटा ठीक है बात, ये जल्दी बोलो फटाफट से, चलो नोट कर लो फटाफट। बेटा कर लिया नोट? चलिए तो इतना कर लेते हैं आज, इसके आगे क्वेश्चंस विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, बाय बाय।